आखिर क्या कारण है? आप विश्व की नंबर 1 पार्टी के बाद ही अपने कैंडिडेट खोलेंगे आप, या उससे पहले? विश्व की नंबर 1 पार्टी कौन सी? विश्व की नंबर 1 पार्टी कौन सी? सुनिए देखिए साहब, बुराई का अंत इस लोकतांत्रिक देश में संविधान के अनुसार होना चाहिए ना। बुराई का अंत तो न्यायालय ने कर दिया था, उसको आजीवन सजा दे दी थी। आप अपर कोर्ट में ले आते उसको, कानूनी तरीके संविधान के रास्ते उसको कोर्ट से अगर फांसी की सजा होती, उस फांसी की सजा में चौराहे पे सजा देने का आर्डर कराते, लोकतांत्रिक तरीके से आप उसको चौराहे पे सजा देते, हम विरोध नहीं करते। क्या इस बार मेयर में या पार्षद में जी क्रिश्चियन समाज के लोगों को आप लोग प्रमोट करेंगे? नहीं, हमारे साथ हमारी पार्टी से और यहाँ तक कि दूसरी पार्टियों से लोग अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हम अपनी पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता को ये मौका देंगे जैसी हमारी पार्टी की गाइडलाइन है। विश्व की नंबर 1 पार्टी कौन सी? आप राजनीतिक में ज्यादा दबदबा रखते हैं, सभी आंकड़े आपको पता है, जी तो आप स्वयं जवाब दे दें। नहीं, मैं तो ये जानता हूँ साहब, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस रही है और कांग्रेस रहेगी। तो कहने का मतलब है ओनली 1 या नंबर 1 की पैटर्न पर आप चल रहे हैं आगे? हम नंबर 1 की पैटर्न पर। अध्यक्ष जी, सुनने में आ रहा है कि अलीगढ़ की जो कांग्रेस की राजनीति है जी, उसमें बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे आप? हमारे यहाँ साहब डैमेज कंट्रोल है ही नहीं साहब। किसी जिसका घर देखो साहब, आप मतलब हम जब अपने घर के बाद दूसरे घर में जाते हैं तो मैं कहता हूँ मेरा घर बहुत अच्छा है। हमारे घर में कोई डैमेज नहीं है। हम लोग जो आपस के जो असमंजस की स्थिति होती है उसको आपस में बैठ के सेटल कर लेते हैं। सेटल अगर हो रही होती तो बहुत से दिग्गज लोग पार्टी छोड़कर नहीं जाते, नहीं तो पार्टी तो अभी जो लगातार कई वर्षों तक मिनिस्टर विधायक बने रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने रहे, और उनके मन में भी कुछ टीस थी जो पार्टी छोड़कर चंपत हो गई। नहीं सर, मैं तो जब से आया हूं, मैं मेरे सामने तो किसी ने कोई पार्टी छोड़ी नहीं था। निकाय चुनाव की क्या तैयारी है? आप डेरा जमाए हुए? निकाय चुनाव की तैयारी हमारी अलीगढ़ मेयर जीतने की तैयारी है, और मैं घर घर जाके जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कांग्रेसी परिवार हैं, मैं खुद घर घर जाके सबसे पर्सनली मिल रहा हूं। और जो हमारे यहाँ आवेदन आए हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरह से मौजूद प्रत्याशी हैं हमारे पास। इसीलिए चयन करने में थोड़ी सी देरी हमारे यहाँ हो रही है। बेटर से बेटर प्रत्याशी हम लोग अलीगढ़ में मेयर के लिए देंगे, और अलीगढ़ की जनता की दुआओं और आशीर्वाद से हम मेयर का चुनाव जीतेंगे। सर, दुआओं और आशीर्वाद के साथ वोट की भी आवश्यकता पड़ती है। कहाँ पर टिक रहे हैं आप दिग्गज पार्टियों के सामने? देखिए साहब, जब जनता के दिल में दुआ और आशीर्वाद देने की भावना जगती है ना, और वोट भी एक भावना का ही, जब कांग्रेस के प्रति भावना बनेगी, बन रही है, तो वो हाथ के पंजे पे मोहर भी लगाएंगे। आखिर हाथ के पंजे पर क्यों मोहर लगाई जाए? क्या ऐसी घटना चक्र हुआ है जो लोग आपको वोट देंगे? आपको नकार दिया लगातार कई चुनावों में। घटना चक्र ये है, सबसे पहले हम लोग घर में बैठे हैं। सबसे पहले घर की रसोई में जाइए, सबसे पहले घर की रसोई में जाइए। हमारी सरकार थी तो सिलेंडर 430 रुपए का था, आज सिलेंडर 1170 रुपए का है। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान में बहुत बेरोजगारी फैली हुई, जिससे नौजवानों में मारामारी की स्थिति है।
और देश और प्रदेश में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है। देश के संविधान से हटकर आज संविधान के दायरे में न चलकर बंदूक के सहारे से सत्तासीन लोग जनता को डराने का काम कर रहे हैं। और हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर बेरोजगारी को, महंगाई को और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको डुबो दिया गया है। सारे सरकारी संस्थान बेच दिए गए हैं। सारे देश की पूंजी एक परिवार को देने का काम हो रहा है। तो फिर अगर सारे सरकारी संस्थान बिक जाएंगे तो हमारे नौजवान कहां रोजगार पाएंगे? इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब सदन में आवाज उनकी उठाई तो सदन में उनकी आवाज को बंद करने के लिए जो देश की जनता तक पहुंचती थी तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था। और जब माइक बंद कर दिया जाता था तो संघर्षशील और जुझारू नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने फैसला लिया कि अब हम सीधे जनता से संवाद करेंगे और गांव-गांव, घर-घर जाकर उनका हाल जानेंगे। तो आपने देखा जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की। और उसमें आप सब लोगों ने देखा, केवल सरकारी मीडिया को छोड़कर बाकी सारी मीडिया ने उस जन समर्थन को सच्चाई के रूप में दिखाया जनता को, और पूरे देश की जनता ने देखा। इन्होंने हमारे नेता को पप्पू नाम देने के लिए हजारों करोड़ रुपया बर्बाद किया उनके नाम पर, उनके ऊपर बहाया बदनाम करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से देश की जनता के दिलों में जगह बना के दिखाई कि राहुल गांधी पप्पू नहीं बल्कि दुनिया में राजनेताओं में सबसे पढ़े लिखों में 7वें नंबर पर आते हैं। और उनको जो लोग कहते थे महलों में रहने वाले, वो 4000 किलोमीटर उन्होंने चल के दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का वासी हूं और हिंदुस्तान का आम नागरिक ये है बात, सच मेरा है और मैं इनके लिए लड़ूंगा, नौजवानों के लिए लड़ूंगा, बेरोजगारों के लिए लड़ूंगा। उसके बाद बीजेपी उस अपार जन समर्थन से, भारत जोड़ो यात्रा के अपार जन समर्थन से बीजेपी बौखला गई और एक चुनावी भाषण को लेकर, जो भाषण कर्नाटक में दिया गया, मुकदमा उसका गुजरात में दर्ज किया गया और उसके बाद मुकदमा दायर करने वाला खुद एप्लीकेशन देके कहता है कि अब मुझे इस पर सुनवाई नहीं करनी है। उन्हें मैक्सिमम 2 साल की सजा इसलिए दी गई ताकि उनकी सदस्यता रद्द की जा सके और वो सदन में आकर जनता की बात ना कर सके। जब माननीय राहुल गांधी जी इससे भी नहीं घबराए तो उन्होंने कहा, आपने सुना होगा माननीय राहुल गांधी ने ये कहा, जिनके दादा दादी, बाबा परबाबा, नाना नानी हजारों करोड़ों की संपत्ति उन्होंने अपनी सब दान में दी और आज माननीय राहुल गांधी के पास घर नहीं था। तो बीजेपी के इन मतलब दुराव की भावना रखने वाले लोगों ने माननीय राहुल गांधी का घर आज शाम को 5 बजे एजेंट हुआ, सवेरे बंगला खाली करने का ऑर्डर हो जाता है। इतनी जल्दी तो कोई जजमेंट की नकल भी नहीं ले पाता। जितनी जल्दी गुजरात से जजमेंट की कॉपी दिल्ली आ गई और दिल्ली के गृह मंत्रालय से उन्हें घर खाली करने का नोटिस जारी हो गया। क्या इस घटनाक्रम से जो प्रदेश के लोग हैं जी क्या निकाय चुनाव में आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं?
बिल्कुल साहब हो रहे हैं। आम जनता से आपसे पूछिए, यहां तक कि कांग्रेस का ही नहीं, चाहे भाजपा का वोटर हो, चाहे सपा का वोटर हो, चाहे बसपा का वोटर हो, वोटर ये कह रहा है कि अब तो बीजेपी ने हद कर दी। जिस तरह से राहुल गांधी का घर छीना है, ये तो भाई पराकाष्ठा हो गई। बदले की भावना से काम करने की पराकाष्ठा है। इसलिए राहुल गांधी के लिए पूरे देश की जनता में, बुजुर्ग से लेके नौजवान से लेके बच्चों तक, राहुल गांधी के प्रति एक गहरा लगाव उत्पन्न हुआ है। तो क्या ये निकाय चुनाव 2024 की तो प्रिपरेशन नहीं है? देखिए साहब, ये निकाय चुनाव को हम 2024 का प्रिपरेशन नहीं कह सकते। ये निकाय चुनाव लोकल बॉडी का चुनाव है। हालांकि हम लोग पार्टी स्तर पर लड़ा रहे हैं चुनाव। नहीं, सूबे के मुखिया ने आज ही बयान जारी किया है कि लोग जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये मौका 5 साल बाद दोबारा आएगा, इसलिए पूरी तन्मयता से वोट दें। क्या कहेंगे? ये सच है ना? तो 2024 की प्लानिंग है ना? नहीं, 24 की प्लानिंग हमने आपको बताया ना। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। लोकल में हम सब लोग एक परिवार से ही एक दूसरे परिवार से पास पास में लड़ते हैं। और ये हाँ, मेयर का चुनाव जरूर जो है, इससे पार्टी के लोग आकलन करते हैं कि हमारा आगे आने वाला चुनाव किस दिशा में जाएगा। आप ही बताइए, कौन सा राज्य है ये? मैं आपसे पूछ सकता, ये कौन सा राज है? आप बताएं, ये संविधान का राज है या कानून का राज है? रामराज है। रामराज। रामराज तो हम लोग नहीं कह सकते। ये किसी तो सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि किसी की भी आप हत्या कर दो रामराज कह देते हैं। देखिए साहब, वो तो सजा याफ्ता अपराधी थे, जेल में थे, उनसे क्या खतरा था लोगों को? हथकड़ियां लगी हुई थी, 50 पुलिस के जवान थे। मैं तो ये कह रहा हूं, ये सरकारी हत्या है। तो हम समझ लें कि आप लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, इसलिए उनकी वकालत कर रहे हैं? नहीं, गलत आप कह रहे हैं। मैंने अपराधी की बात नहीं की, मैंने मानवता की बात की। अपराधी को तो कोर्ट सजा दे चुकी थी, आजीवन कारावास कोर्ट ने दिया था और वो जेल काट रहा था। हम ये कहते हैं, मैं अपराधी का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं इंसानियत का साथ दे रहा हूं। किसको है क्या हत्या करने का? भाई, जब कानून ने सजा दे दी आजीवन, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी? आप बताइए, ऐसा कौन सा सरकारी मेडिकल चेकअप की जरूरत पड़ गई कि उसमें उन व्यक्तियों को शाम को 4 बजे निकाला और रात के 9-10 बजे तक जंगलों में घुमाया, और लाते ही आप गाड़ी से उतारते हैं, दोनों भाइयों के हाथ बंधे हुए हैं। और आप खुद देख रहे होंगे टीवी में, आसपास पुलिस का पूरा घेरा है। लेकिन बड़ी संख्या में तो लोग कह रहे हैं कि बुराई का अंत हो गया, अच्छा हुआ। देखिए साहब, बुराई का अंत इस लोकतांत्रिक देश में संविधान के अनुसार होना चाहिए ना। बुराई का अंत तो न्यायालय ने कर दिया था, उसको आजीवन सजा दे दी थी। आप अपर कोर्ट में ले आते, उसको कानूनी तरीके संविधान के रास्ते, उसको कोर्ट से अगर फांसी की सजा होती, उस फांसी की सजा में चौराहे पे सजा देने का आर्डर कराते, लोकतांत्रिक तरीके से आप उसको चौराहे पे सजा देते। हम विरोध नहीं करते, हम ना अपराधी की बात नहीं करते, हम जो मानवता की हत्या की गई, मैं उसका विरोध करता हूं। तो क्या इन दोनों बातों को जोड़ा जाए तो क्या निकाय चुनाव पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इसका तो उनका सोचना है कि फर्क पड़ेगा। उन्होंने हमेशा बांटने का काम किया है। उन्होंने अब सत्ता पाने के लिए जिस तरह से सन 2019 में 40 जवानों को पुलवामा में मरवाया था, आजकल आप देख रहे हैं, सतपाल मलिक उस समय कश्मीर के गवर्नर थे, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वहां की सेना ने 5 हेलीकॉप्टर मांगे थे इन जवानों को उस जगह भेजने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिए थे और बस से भेजा
जिससे वो 40 नौजवान मारे गए। अध्यक्ष जी, उन्हें अभी याद क्यों आई? पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने जब ये घटना हुई थी? नहीं, उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा, मैंने उसी समय कहा तो मोदी जी ने कहा आप चुप रहिए। उन्होंने समय समय पे हमेशा विरोध किया। जब किसान सड़कों पर, तब सतपाल मलिक किसानों के साथ खड़े थे, गवर्नर के पद पर रहते हुए भी। सतपाल मलिक साहब हमेशा लोकतंत्र की आवाज बनकर सामने आए, इसीलिए वो दोबारा गवर्नर रिपीट नहीं हो, वरना गवर्नर नहीं रिपीट होते। और दूसरी चीज, आज जो सत्यपाल सिंह जी की जो स्थिति है, उनको घर दे दिया गया है, जबकि सारे रिटायर्ड गवर्नर को 22 श्रेणी, जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जबकि उनके घर पे मात्र 2 गनर लगे हुए हैं। हमें तो लगता है सत्ता के लिए ऐसा ना हो कि सतपाल मलिक की भी हत्या हो जाए। अध्यक्ष जी, बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा चलती रही है। अब अलीगढ़ में आप बैठे हुए हैं और निकाय चुनाव के लिए पार्षद और मेयर के लिए बात चल रही है जी। चर्च कंपाउंड में बैठे हुए जी, और यहाँ पर बहुत से जिम्मेदार कांग्रेसी नेता भी आपके दाएं बाएं बैठे हैं जी। तो क्या इनको प्रमोट करने के लिए आप आए हैं या इनको किसी? नहीं, आप हमारे बहुत सीनियर नेता हैं जोयल जी, और प्रदेश में महासचिव है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में। तो मैं जितने पुराने लीडर, हमारे जितने सीनियर लीडर हैं, मैं लगभग सभी के घर पे जा रहा हूं। और जो कांग्रेस की सोच है कि हमारा राजनीतिक रिश्ते के साथ साथ पारिवारिक रिश्ता भी है, मैं उस पारिवारिक रिश्ते के तहत यहाँ इस घर में बैठा हूं। सुनने में आ रहा था कि आप घोषणा करेंगे यहाँ पर किसी यहाँ पर या पार्षद की? नहीं, देखिए साहब, मैं आप सही से अगर आप पूछें, और आप जानते हैं कि मैं इस जिले का प्रभारी हूं। मेरा काम है डाकिया। मैं यहाँ की सारी वस्तु स्थिति से अपने नेतृत्व को अवगत करा रहा हूं, और संभवतः 21 तारीख तक हम लोग 90 वार्ड और मेयर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। और जो हमारी 2 नगर पालिका परिषद हैं उनमें, और बाकी 13 नगर पंचायतें हैं, इन सब जगह हम प्रत्याशी लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग हमारी तैयारी पूरी है। अध्यक्ष जी, अन्य पार्टियां क्रिश्चियन समाज को जी द्वैव स्तर का समझते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। क्या इस बार मेयर में या पार्षद में जी क्रिश्चियन समाज के लोगों को आप लोग प्रमोट करेंगे? देखिए साहब, जो आपने कहा कि लोग द्वैम दर्जे का रिलीजन मानते हैं, यही तो साहब कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का नारा देती है। और हम आज द्वैम दर्जे के नहीं, आज हम अपने गार्जियन के घर बैठे हैं। ये हम लोगों की सोच है, और मेरी ये सोच है कि जो हमारा कार्यकर्ता जिस हैसियत में है, उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरा पूरा प्रयास होगा। पूरे जनपद में मात्र 4000 वोट है, तो इसका मतलब घर बिठाने जा रहे जी, क्रिश्चियन समाज के पूरे जनपद में लगभग 4000 से 5000 मत हैं जी। तो क्या उनका कहीं पर नंबर है या नहीं? क्यों नहीं साहब, 10 वोट से हार जीत होती है, 500 वोट से हार जीत हो के एमएलए एमपी बनता है। ये तो 4-5 हजार हैं। हमारे लिए तो 50,000 के बराबर हैं ये। अगर हमारे 5000 भाइयों, 5000 परिवार में, 5000 वोटरों में हम यही कहते हैं कि अगर हमारे एक भाई के 5 भाइयों से रिश्ते हैं तो 5000 के 25,000, 50,000 तो ऐसे ही हो गए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। नमस्कार।